इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्सवेल्स के इक्वेशंस का डेरिवेशन। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो मैक्सवेल के चारों इक्वेशंस हैं उसके डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म होते हैं। तो हम लोग उसी इक्वेशंस के डेरिवेशन को देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी समझ चुके हैं। उसके लिए आप लोग जस्ट इसके पिछले के 2 लेक्चर्स देख लीजिए, वो सारे लेक्चर्स हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। नहीं तो इसी वीडियो के आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे पूरा कोर्स का जितना भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का पूरा कोर्स का यूनिट वाइज वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। जिस भी यूनिट का आप प्लेलिस्ट देखेंगे उस यूनिट के सारे टॉपिक बिल्कुल क्रम से पढ़ाए गए हैं। ठीक, तो जैसे ये थर्ड यूनिट है तो वहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट थर्ड नोट्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक, फिलहाल हम लोग इस सेगमेंट में ये डिफरेंशियल फॉर्म जो मैक्सवेल इक्वेशन का होता है इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक, तो पहला इक्वेशन देखिए यहाँ डिफरेंशियल फॉर्म में दिया गया है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू रो। रो आप लोग जानते हैं चार्ज डेंसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और यहाँ पे डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एप्सिलॉन नॉट आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके डेरिवेशन को देखते हैं। क्लियर, यहाँ पे मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग बहुत डिटेल में अच्छे से ये इक्वेशंस अपने अंदर क्या इन्फॉर्मेशन छुपाए हुए हैं, क्या इसका ज्योमेट्रिकल और फिजिकल सिग्निफिकेंस है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं डेरिवेशन पे फोकस करूंगा। तो आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, सभी लोग जानते हैं। अभी हम लोग एप्सिलॉन नॉट को इस साइड लाते हैं तो यहाँ पे एक ये इक्वेशन बना, हम लोग क्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं ये चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग सभी लोग जानते हैं रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी होता है, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी आएगा, फिर क्यू इक्वल टू निकालेंगे तो इंटीग्रल रो डी वी हो जाएगा, तो यहाँ क्यू की वैल्यू रख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है कि ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे देखिए ये है सरफेस इंटीग्रल, तो इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए जिस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे लेना है ई वेक्टर, उसका हम लोग डाइवर्जेंस ले लेते हैं और यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल डी एस वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी में चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ डी वी पे वेक्टर मत लगाइएगा क्योंकि डी वी जो होता है ये वॉल्यूम सेगमेंट जो होता है, एलिमेंट्री वॉल्यूम सेगमेंट, ये स्केलर होता है, जबकि सरफेस एलिमेंट वेक्टर होता है और लाइन एलिमेंट भी वेक्टर होता है। क्लियर, तो यहाँ डीवी पे यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाएंगे आप लोग, ये स्केलर होता है। अब यहाँ पे देखिए ये हुआ क्या कि इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल, तो हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो, यहाँ से आप डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, यही होता है पहला इक्वेशन। या फिर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में लिखना है तो एप्सिलॉन नॉट को ई के साथ कंबाइन कर लीजिए और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई ही होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इक्वल टू रो आ गया। समझ में आया, ये पहले इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। अगले इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। अगला इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो। ठीक, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स में गॉस लॉ लगाते हैं तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अगेन हम लोग यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे और इस सरफेस इंटीग्रल को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे। तो इसके लिए जिस वेक्टर ये बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट सरफेस एलिमेंट के साथ लिया गया है उसका डाइवर्जेंस लेके हम यहाँ पे इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम तुलना करेंगे, इधर जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे डेल डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। यही होता है सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन का बहुत ही अच्छा ज्योमेट्रिकल और फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल के आता है, आप लोग इसको जानते हैं। ठीक है, बताया गया है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे ये बात। ठीक, फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की ओर। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ये भी बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लिए हुए है, ये इन्फॉर्मेशन ये छुपाए हुए हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ अगर चेंज करेंगे तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा जो कि जिसका कि कर्ल नॉन जीरो होगा। ठीक, या फिर यूं कह लीजिए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है। ठीक, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदलता रहे तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, क्रिएट होता है।
ठीक, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो डेल फाई बाई डेल टी होता है। ठीक है, यहाँ पे ई क्या है, ई है ई डॉट डी एल, जो कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एल। तो चूंकि यहाँ पे ये जो ई है ये जरूर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ होता है, पर ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो यहाँ वी को हम लोग ई से रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, ये वाला जो फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ई का ये जो फॉर्मूला अभी अभी रिप्लेस किए हैं, यहाँ पे हम ई डॉट डी एल लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये जो फाई है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एस होता है। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये आप यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये मतलब ये और ये इक्वेशन एक साथ लिख दिए। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला है कि जो इंटीग्रल ऑपरेटर होता है और डिफरेंशियल ऑपरेटर वो इंटरचेंजेबल होता है। मतलब ये इंटीग्रल ऑपरेटर को बाहर ले लीजिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर को अंदर ले लीजिए, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑपरेटर बाहर आ जाएगा, ये डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग स्टोक कर्ल थ्योरम यूज करेंगे। स्टोक कर्ल थ्योरम क्या करता है, स्टोक कर्ल थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है। तो यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल है, हम लोग इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे। तो जिस वेक्टर का यहाँ लाइन इंटीग्रल लिया गया है ई वेक्टर का, हम उसका कर्ल ले लेंगे और यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल को डॉट यहाँ पे डी एस यानी सरफेस इंटीग्रल से चेंज कर देते हैं। अब देखिए, इधर भी सरफेस इंटीग्रल, इधर भी सरफेस इंटीग्रल, तो यहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रल को यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी मिलेगा, जो कि है मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन। क्लियर, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे फोर्थ इक्वेशन की ओर। फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे देखिए ये दिया गया है। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन भी एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लिए है, और वो ये कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जिस प्रकार समय के साथ बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, उसी प्रकार टाइम के साथ चेंज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। ठीक, यही ये इक्वेशन बताता है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से। एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इन टाइम्स आई होता है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एक आप लोगों को चाहे तो इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के भी टर्म्स में लिख सकते हैं। तो एक काम करिए, म्यू नॉट को यहाँ बी के बटे में लाइए, और बी बटे म्यू नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच वेक्टर। एच वेक्टर क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या यूं कह लीजिए मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये जो बी वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होता है। हम लोग नॉर्मल तौर पे इसको मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, पर एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो एच वेक्टर। ठीक, और ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ पे ये हम लोग ये सिंपल फॉर्म लिख लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, अगेन यहाँ पे आई को हम लोग रिप्लेस करेंगे करंट डेंसिटी वाले फॉर्मूले से। आई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल जे डॉट डी एस। यहाँ पे जे क्या है, करंट डेंसिटी, तो आई की जगह ये लिख देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ है लाइन इंटीग्रल, एक तरफ क्या है, सरफेस इंटीग्रल। अगेन हम यहाँ पे स्टोक कर्ल थ्योरम यूज करेंगे, और ये लाइन इंटीग्रल को हम लोग चेंज कर देंगे सरफेस इंटीग्रल में। चेंज करने का तरीका यही होता है, जिस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल लिया गया है उस वेक्टर का हम लोग कर्ल ले लेंगे और उसका सरफेस इंटीग्रल बना देंगे। ठीक, अब दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल है, तो यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे, तो ये डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे आ गया। ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ भी होता है। ठीक, यहीं पे बता दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों साइड का हम लोग डाइवर्जेंस लेते हैं। तो डाइवर्जेंस लेंगे, तो यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे। अब आप लोग एक वेक्टर आइडेंटिटी जानते हैं कि कोई भी वेक्टर होता है उसके कर्ल का अगर डाइवर्जेंस लेंगे तो वो हमेशा जीरो आता है। तो ये फैक्टर क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब डेल डॉट जे इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक फॉर्मूले से हम देख रहे हैं कि कर्ल ऑफ नहीं अभी रुके रहिए, ये इक्वेशन रहने दीजिए, यहाँ पे नीचे आएगा, हाँ यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ जे क्या आ गया, जीरो, इसको याद रखिएगा। लेकिन अब हम लोग जानते हैं एक और फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये आप लोगों को पढ़ाया गया है, डेल डॉट जे इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ करेंट डेंसिटी जे वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी आ रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे जब हम लोग एम्पियर लॉ से जब हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे सुनिए, शुरुआत कहाँ से किए थे,
एम्पियर लॉ से। तो जब एम्पियर लॉ से हम लोग यहाँ नीचे आगे बढ़ते हुए आए तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि डाइवर्जेंस ऑफ करेंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, 0। बट जब हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को ध्यान में रख के कर रहे हैं तो ये बता रहा है डाइवर्जेंस ऑफ करेंट डेंसिटी 0 नहीं होता है, ये तो नॉन जीरो है, इसका कुछ वैल्यू निकल के आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया कि या तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सही बात कर रहा है या तो एम्पियर्स लॉ सही बात कर रहा है। दोनों यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ज़्यादा फंडामेंटल होता है, मतलब ये गलत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एम्पियर लॉ है इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है। तो यही कारण है कि एम्पियर लॉ को मैक्सवेल ने क्या किया था, मॉडिफाई किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, हमें अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे करना है। तो हम लोग लिखेंगे एज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज मोर फंडामेंटल सो एम्पियर सर्किटल लॉ शुड बी मॉडिफाइड। तो मॉडिफिकेशन इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे आया है, यहाँ पे एक और फैक्टर जुड़ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण, ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डी वैक्टर। ठीक, अब हम लोग इसका डाइवर्जेंस लेंगे दोनों साइड का। तो देखिए ये डाइवर्जेंस लिए तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ जे, और ये तो फिर वैसे भी जीरो आएगा, किसी भी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो आता है। तो अगर ये जीरो है तो ये दोनों फैक्टर भी क्या होगा, जीरो होगा। अब ये अगर दोनों जीरो हो गए तो अब यहाँ से हम इक्वेशन निकाल लेंगे, ये डेल डॉट जे डी प्लस यहाँ पे डेल डॉट जे यानी डाइवर्जेंस ऑफ जे का वैल्यू यहाँ से हम लोग लेंगे और इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे तो माइनस डेल रो बाई डेल टी आएगा। और यहाँ पे ये इसको दूसरे साइड हम लोग ले जाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के ये आ गई। क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वापस इक्वेशन, हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन का यूज करेंगे मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन का। तो अभी अभी डेरिवेशन में बताए थे मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू क्या था, रो था। तो रो के जगह यहाँ पे हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ डी लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए डेल ऑपरेटर और डिफरेंशियल ऑपरेटर भी इंटरचेंजेबल होता है। तो डेल को बाहर करिए, ये डेल बाई डेल टी को अंदर करिए तो ये डेल डी बाई डेल टी आ जाएगा। तो यहाँ से एक हम लोग तुलना करके यहाँ से जे डी का मान निकाल सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण जो करंट डेंसिटी होगा वो जे डी इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी आया। अब हम लोग इस वैल्यू को वापस ले जाएंगे और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, यहाँ पे जो ये वाला इक्वेशन है, क्योंकि इसका वैल्यू ये जो हमने एम्पियर लॉ में मॉडिफिकेशन किया था, ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया था जे डी, इसको तो ला के कहीं ना कहीं से इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जे तो हमें पता है, जे क्या है, करंट डेंसिटी, जिसका हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ये जे है, ये यहाँ पे जे है, बट जे डी तो हमने मॉडिफिकेशन करके जोड़ा है ना एम्पियर लॉ में। तो इसी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इतना ये कुछ कर रहे थे। तो यहाँ से ये जो जे डी का वैल्यू आ गया, इसको वापस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तब जाके ये हमारा फाइनल इक्वेशन हमारा बन पाएगा। कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू करेंट डेंसिटी प्लस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज डेल डी बाई डेल टी। ठीक, तो ये रहा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मैक्सवेल के इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म का डेरिवेशन देखेंगे। आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।